नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं उन वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उनको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। एनसीईआरटी के टॉपिक है, रीड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव और निर्जीव, यानी कि सजीव और निर्जीव। सजीव के लक्षण आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे वह श्वसन क्रिया करता है, वृद्धि भी करता है, उत्सर्जन क्रिया करता है, जनन क्रिया करता है, गति करता है। ये सभी लक्षण सजीव के। लेकिन इसके विपरीत जो ये क्रिया नहीं करते हैं वो निर्जीव आते हैं। उदाहरण के लिए हम दें तो जैसे पत्थर है, मेज है, कुर्सी है, ये सभी निर्जीव है। और इस साइड में देखें तो मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु, ये सभी क्या है, सजीव में आते हैं। अब हम इनके निर्माण की क्रिया पढ़ेंगे कि इनका जन्म कैसे होता है या फिर ये बने किससे होते हैं। तो इस अध्याय में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कि कोई मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ईंटों के बिना मकान नहीं बनता, ईंट या पत्थर। अब ये ईंट या पत्थर होते हैं। जिस प्रकार से मकान के लिए ईंट आवश्यक है, इसी प्रकार से शरीर के निर्माण के लिए कोशिका आवश्यक होती है। तो देखते हैं हम पाठ को। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है या फिर निर्जीव है। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? जो सजीव है वो कुछ कार्य संपादित करते हैं, जैसे श्वसन लेना, उत्सर्जन करना, जनन करना। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपको द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। विभिन्न अंग है वो आपस में मिलकर विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे पाचन अंग है वो मिलकर पाचन का कार्य करते हैं। तो इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे। संरचनात्मक मूलभूत इकाई कौन सी है, जिसे कोशिका कहते हैं। तो संरचनात्मक मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिकाओं की तुलना हम ईंट से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, जैसे ईंट का महत्व है उसी प्रकार से शरीर निर्माण में कोशिका का महत्व है। उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। अब थोड़ी सी बात है, पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी, इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ कि जो कोशिका है, कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। अब देखते हैं कोशिका की खोज। अब सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई या फिर मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक मूलभूत इकाई कौन सी है? तो ये कोशिका है। अब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक ने 1605 में, याद रखना 1605 में कोरक के स्लाइड का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कोरक पेड़ की छाल का एक भाग है। कोरक पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कोरक की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कोरक की स्लाइड में अनेक कोष्ठक एवं अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। आप ये चित्र में देख सकते हैं। तो इन्होंने ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अध्ययन किया। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठक अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजक पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठक को कोशिका नाम दिया। तो कह सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोरक के छाल में। अब हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मर्द कोशिका थी। अब ये प्रश्न बनता है कि जो हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई वो कैसी थी, मर्द या सजीव? तो ये मर्द कोशिकाएं थी। सजीवों को जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षणों के लगभग 150 वर्षों बाद तक कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। उसके बाद में अब देखते हैं कोशिका के बारे में।
तो भवन के लिए ईंट और सजीव में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो सजीवों के लिए कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का उपयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत में के जीव एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिका के बने हुए हैं। यानी कि जो जीव है वो अलग अलग है, लेकिन कोशिका सभी कोशिका से बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिका की संरचना अधिक जटिल होती है। अब इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई देता है, क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का समूह है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो मुर्गी का अंडा है वो एकल कोशिकीय है। अब देखते हैं कि ईंट की दीवार दिखाई गई है और प्याज की झिल्ली दिखाई गई है। ये प्याज की झिल्ली कोशिका का रूप है और ये ईंट की दीवार दिखाई गई है। इसमें एक एक कोशिका मिलकर पूरे प्याज का निर्माण करती है। तो मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, मुर्गी का अंडा क्या है, एक एकल कोशिका। अब देखते हैं आगे, सजीव में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। सजीवों में कोशिका की संख्या है, आकृति है और साइज इनमें भिन्नता होती है अलग अलग सजीवों में। तो वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं, वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजित का उपयोग किया जाता है। अभिरंजित का मतलब है कि जो कोशिका की संरचना है उसका जब अध्ययन करेंगे तो उसको अभिरंजित कोई भाग है उसको अलग देखने के लिए रंगा जाता है या उसमें रंग मिलाया जाता है। तो अभिरंजित का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव है, वह आकृति और साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज और कोशिका की संख्या में भिन्न होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। यानी कि पृथ्वी है, उसके ऊपर लाखों जीव हैं, वो सभी आकृति और साइज में भिन्न भिन्न है, उनके आकार भी भिन्न है। तो इस कारण उनकी कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी और उनके आकार भी। अब सबसे पहले देखते हैं कोशिकाओं की संख्या के बारे में। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है जो आकृति और साइज में भिन्न है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अब ये बिंदु इम्पोर्टेंट है, गणित की दृष्टि से भी 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, इनको भी याद रखना है। वह जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिका का बना होता है तो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। यानी वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है बहुकोशिकीय कहलाता है, यानी मल्टी सेलुलर। अब मल्टी का मतलब अनेक, सेलुलर का मतलब कोशिका कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिका की संख्या कम संख्या उनके क्रियाकलापों के किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, एक कोशिका से मनुष्य का निर्माण भी एक कोशिका से ही होता है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु एकल कोशिका, अंडाणु भी एकल कोशिका है, उनसे मिलकर बनता है जो एक निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडा गुणन करता है और वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं, यानी कि ये अमीबा और पैरामीशियम, 2 चित्र दिखाए गए, अमीबा का और पैरामीशियम, दोनों क्या है, एकल कोशिका से ही बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय या फिर यूनिसेलुलर कहते हैं। ये अमीबा का और ये पैरामीशियम का है। चित्र आपको याद रखने हैं, हो सकता है चित्र भी कई बार परीक्षा में दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं नाम इनके। अब है एक कोशिकीय जीव की वह आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीव की करता है। यानी एक कोशिकीय जीव में भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं होती है जो बहुकोशिकीय जीव में होती है, केवल एक कोशिका ही करती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा भोजन का अंतः ग्रहण करता है, पाचन करता है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन सभी कार्य करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूहों द्वारा संपादित किए जाते हैं। विशिष्ट कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। इस बात को भी याद रखना है। कोशिकाओं का वह समूह ऊतक का निर्माण करता है और विभिन्न ऊतक
किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। हमने शुरू में चर्चा की कि विभिन्न कोशिकाओं के समूह हैं क्या कहलाते हैं? ऊतक। और ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। अब कोशिका की आकृति के बारे में चर्चा करेंगे। अब कोशिका की आकृति आप कह सकते हैं कि अमीबा की आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाइयों के प्रवर्ध उभरे दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। यानी देख सकते हैं चित्र दिया गया है, इस चित्र में ये लंबे लंबे जो संरचना या प्रवर्ध होती है जिन्हें क्या कहते हैं? पादाब कह सकते हैं। अब यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते और बिगड़ती हैं। इन बातों को याद रखना है कि गति करते समय और भोजन करते समय ये बनते और बिगड़ते हैं। अपनी आकृति बदलने में अमीबा को क्या लाभ होता है? यानी अमीबा अपनी आकृति बदलता क्यों है? तो अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाब के बनने के कारण होती है और उसे गति प्रदान करना और भोजन ग्रहण करने में सहायता मिलती है। इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि अमीबा के आकृति परिवर्तन के कारण या फिर लाभ क्या है? तो इनसे पादाब का निर्माण पहला, दूसरा गति में सहायता होती है, तीसरा भोजन ग्रहण करने में सहायता होती है। आगे हम देखते हैं कि मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण जो अपनी आकृति बदलती है। अब आकृति बदलने वाली एक कोशिकीय संरचनाओं के बारे में पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं अमीबा है। इसी प्रकार से WBC श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। WBC एक कोशिकीय है जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इन दोनों में अंतर यही है WBC में और अमीबा में। WBC और अमीबा दोनों एक कोशिकीय और दोनों अपनी आकृति बदलते हैं, लेकिन अमीबा है वो एक कोशिकीय पूर्ण जीव है, लेकिन ये क्या है? एक भाग है। जीव न होकर ये एक भाग है, लेकिन अमीबा एक जीव है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनके लाखों कोशिकाएं होती है? तो चित्र दिखाए गए नीचे। मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे रक्त, पेशीय, तंत्रिका कोशिकाएं दिखाई देती है। ये विभिन्न आकृति या विशिष्ट कार्य करती है, यानी रक्त कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं। सामान्यतः अब ये चित्र देख सकते हैं। चित्र में गोल कोशिकाएं दिखाई गई है, तरकुनुमा दिखाई गई है और लंबी शाखित कोशिकाएं दिखाई गई है। अब इसमें देखते हैं कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल और लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है, दोनों सिरे नुकीले भी होती हैं कुछ के, तो इनका आकार तर्करूपी होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है और कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका। यानी जो शाखान्वित का उदाहरण पूछे तो तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। तो तंत्रिका कोशिका के कार्य भी इसमें दिए गए हैं और प्रकार भी दिया गया है। प्रकार में शाखान्वित है और जो कार्य है वो संदेश का स्थानांतरण करना और साथ में शरीर पर नियंत्रण और समन्वय का कार्य है। अब देखते हैं अगला। आगे दिया गया क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? यानी कोशिका का कौन सा भाग है जो आकृति प्रदान करता है? कोशिका के भाग, तो कोशिका के भागों में मैं बताऊं आपको। कोशिका है तो जो एक तो बाहर का भाग होता है, ये बाहर का भाग जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहते हैं। यह झिल्ली पौधों और जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करते हैं। तो पूछ सकते हैं कि कोशिका है उसमें कोशिका को आकार कौन प्रदान करता है? तो झिल्ली प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। तो पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक प्रश्न ये बन रहा है कि जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति निम्न में से कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु दे दिया और नाम दे दिए और जीवाणु कोशिका, तो जीवाणु कोशिका हो जाएगा। या फिर निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? कोशिका का साइज। अब साइज के ऊपर, आकार के ऊपर हम बात करते हैं। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का
10 लाख में भाग यानी माइक्रोमीटर या मैक्रोन के बराबर हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़े अथवा आवर्धित लेंस द्वारा देखना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो जीवाणु कोशिका है। कौन सी है? जीवाणु कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm गुणा 130 mm। तो याद रखना, ये साइज पूछ ली जाती हैं, यानी कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो जीवाणु कोशिका और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 गुणा 130 और इसका है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। अब क्रियाकलाप दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुर्गी का एक अंडा लीजिए, उसका छिलका अलग कीजिए। आप क्या देखते हैं? एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन है। सफ़ेद भाग क्या है? एल्ब्यूमिन, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पीला भाग योक है। यह एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। जो सफ़ेद भाग है वो क्या है? एल्ब्यूमिन, और जो पीला भाग है वो इसे योक कहते हैं। अब क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है? ये भी प्रश्न है कि हाथी की कोशिका है वो चूहे की कोशिका से बड़ी होती है, क्योंकि हाथी का शरीर बड़ा और चूहे का शरीर छोटा होता है। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे या जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। कोशिकाओं के साइज का संबंध उसके प्रकार्य से होता है। यानी उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी और चूहे दोनों की लंबी और शाखान्वित होती है। वह संदेश स्थानांतरण का कार्य करती है। ये प्रश्न भी होता है कि कोशिका का साइज किससे संबंधित होता है? उनके कार्य से संबंधित होता है। अब कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य। तो कोशिका की संरचना और प्रकार्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों में बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार्य करता है। यानी कि पहले बताया कि अंग छोटे भाग ऊतकों का छोटा भाग होता है, और यानी अंग है वो ऊतकों से मिलकर बन रहा है, और ऊतक है वो कोशिका से मिलकर बने हैं। पहले को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई है, यानी कि सजीव की जो संरचनात्मक इकाई है वो कौन है? कोशिका है। अब कोशिका के भागों के बारे में हम देखेंगे। तो कोशिका का भाग पहला है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, 3 मूल घटक है कोशिका के। पहला दिया गया है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। अब कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली के परिबद्ध होते हैं। ये देख सकते हैं, यानी ये कोशिका है तो इसका ये आवरण है, तो इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर ये केंद्रक और ये कोशिका द्रव्य, ये इसके अंदर समाहित होते हैं। अब कोशिका झिल्ली अब कोशिका को दूसरी कोशिका तथा घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है? पहला तो यही है कि जो कोशिका द्रव्य है और केंद्र का वो कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं। दूसरा, जो दूसरी कोशिकाएं उनसे अलग रखती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सहरंध्र होते हैं, यानी उसमें छोटे छोटे छेद या रंध्र होते हैं, तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिकाओं के आवागमन का नियमन करते हैं। यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनके आवागमन, आने और जाने का नियमन करते हैं, यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है ये। अब एक प्याज की कोशिका के बारे में बताया गया है। तो प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि पादप है, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली रहती है। कोशिका के केंद्र में घनी और गोलाकार संरचनाएं होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका के जो केंद्र है उसमें केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। अब इस चित्र में देख सकते हैं, ये पदार्थ है,
ये जैव कोशिका द्रव्य कहलाएगा, ये झिल्ली है कोशिका कहलाएगी, ये केंद्रक है, और इसके बाहर एक झिल्ली और होती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। मैं जानना चाहता हूं कि पौधों में कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि पौधों में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। आप देख सकते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक भारी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पौधों की जो संरचना है उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति में चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित होता है क्योंकि वे चल नहीं सकते। क्योंकि पेड़ पौधे वो एक जगह स्थिर रहते हैं, तो कभी तेज़ हवाएं चलती है, कभी ठंड होती है, कभी ज़्यादा गर्मी होती है, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। उनसे बचने के लिए कोशिका भित्ति का निर्माण पादपों में हुआ है। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्रांडेज, केसिया, इलोडिया तथा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई है। अब एक प्रश्न ये है, क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब मनुष्य की गाल की कोशिकाएं दिखाई गई है। आ सकता है ये भी डायग्राम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। अब कोशिका द्रव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच पाया जाता है, यानी कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका के जो अन्य अंग हैं वो किस में पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम इत्यादि। अब केंद्रक, तो केंद्रक सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सफलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी से के नीचे आसानी से देख सकते हैं। केंद्रक है उसको अभिरंजित करके या रंग कर हम इसे आसानी से देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होती हैं जिन्हें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्र आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, यानी जो पारगम्य झिल्ली होती है केंद्रक झिल्ली भी। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या फिर न्यूक्लियस कहते हैं, यानी केंद्रिका और या फिर न्यूक्लियस। और इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि जो केंद्रक है उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी पाए जाएंगे। यह जीन के धारक होते हैं गुणसूत्र, जिन पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और जीन आनुवांशिक गुण अथवा लक्षणों को जनक के अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय भी दिखाई देते हैं, यानी कि केंद्र के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं या गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। और साथ में गुणसूत्र हमें दिखाई कब देते हैं? जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ये हमें दिखाई देते हैं। अब जीन के बारे में देखते हैं। जीन सजीव में आनुवांशिक इकाई है। सजीव में आनुवांशिक इकाई कौन है? जीन। संरचनात्मक इकाई कौन है? कोशिका। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी है तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी हो सकती है, यानी संभावना है ये। यदि आपकी माताजी के घुंघरालू बाल है तो हो सकते हैं कि बाल भी घुंघरालू, आपके भी बाल क्या हो? घुंघरालू। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के गुण इसमें आते हैं माता और पिता के। वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों पर भी नियंत्रित करता है, यानी केंद्रक कोशिका के अलग अलग क्रियाकलाप उन पर भी क्या नियंत्रण करता है। तो
केंद्रक के कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला कार्य तो वसानुगत का हो जाएगा या फिर आनुवंशिक गुणों का हो जाएगा। दूसरा है कोशिका के क्रियाकलाप या जो कोशिका के कार्य है उनके ऊपर भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। अब एक होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक होता है जीव द्रव्य। इसमें केंद्रक शामिल नहीं होता है कोशिका द्रव्य में, लेकिन जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक दोनों होते हैं। कोशिका द्रव्य प्लस में केंद्रक, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोशिका द्रव्य उसमें केंद्रक नहीं होता है, जीव द्रव्य उसमें कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक होते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या पौधे, जंतु और जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक की संरचना समान होती है। अब केंद्रक के बारे में कि केंद्रक की संरचना सभी में समान होती है या फिर अलग अलग। तो जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों की केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जीवाणु कोशिका उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना पाई जाती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, यानी कि जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक। इस प्रकार के कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल इसके उदाहरण हैं। जीवाणु और नील हरित शैवाल जो प्रोकैरियोट्स है। प्याज की झिल्ली तथा गाल की कोशिकाएं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। अब प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा देखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया? इनमें क्या पाई जाती है? रिक्तिका। क्या पाई जाती है? रिक्तिका। पादप होते हैं उनमें रिक्तिकाएं पाई जाती है। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में दिखाई देती है। गाल की कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत छोटी पाई जाती है। तो जंतु कोशिकाएं उनमें रिक्तिकाएं बहुत छोटी, लेकिन पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी पाई जाती है। अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी देखेंगे। आगे देख सकते हैं, ट्रांडिस्केसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चित्रित रहती है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्लेस्टिड। जो पत्तियों में संरचना पाई जाती है जो प्लेस्टिड कहलाती है, यह विभिन्न रंगों की होती है। उनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो ये प्लेस्टिड है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब हरे रंग के प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। यह किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। अब पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर आप देख सकते हैं। ये संरचना, ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका। अब सबसे पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में केंद्रक पाए जाते हैं। दोनों में रिक्तिकाएं पाई जाती है, लेकिन रिक्तिकाएं पादप कोशिका उसमें बड़ी और जंतु कोशिका उसमें छोटी। दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। दोनों में ही कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। अब ये अंतर दिए गए हैं। कोशिका का भाग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। केंद्रक दोनों में उपस्थित होती हैं। केंद्रक झिल्ली दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होती हैं। प्लेस्टिड, तो प्लेस्टिड पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ये पार्ट था, इसके ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन भी हमने देखे। अब जो फर्स्ट लेवल में है वो सेम टॉपिक दिया गया है कि कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, यही नाम दिया गया है।
कोशिका संरचना में प्रकार इस पाठ को अच्छी तरह से कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।